तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज हम लोग ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन शुरू कर रहे हैं। ये ऑफेंसेस, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन अगर आप देखेंगे तो इसमें सेक्शंस हैं 122 से लेकर 128 एक पार्ट है, फिर दूसरा पार्ट है सीजर ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस, कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस जो 129 और 130 में है। इसके बाद शुरू हो जाता है पनिशमेंट, जहां पर इम्प्रिजनमेंट होगा 132 से लेकर 138 तक। अब तीनों में अगर आप डिफरेंस देखें तो कॉन्फिस्केशन ऑफ गुड्स तो यहां भी हो सकता है, करेक्ट, लेकिन यहां पर सीजर ऑफ गुड्स एंड कन्वेंसेस ये सब में 129 में बेसिकली फास्ट सीजर ऑफ गुड्स है, फास्ट डिटेंशन ऑफ गुड्स है, क्योंकि दैट इज गुड्स इन ट्रांजिट। ठीक है, ये पनिशमेंट का केस है। अब एक बात मैं बताता हूं, मैं आपको चार्ट में लेके आता हूं। जब आप चार्ट में देखेंगे ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, जिसमें एक सेक्शन 122 है, और हमने इससे पहले आपके साथ 73 पढ़ा था, 74 पढ़ा था, असेसमेंट पढ़ा था, यानी कि बेसिकली असेसमेंट एंड एजुडिकेशन प्रोसीडिंग्स पढ़ा था। उसमें मुझे बताइए कि असेसमेंट एंड एजुडिकेशन प्रोसीडिंग में वो पेनल्टी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? जल्दी बताइए, पेनल्टी लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते? यस, लगा सकते हैं। अगर वो यहां पर पेनल्टी लगा सकते हैं, फिर ये वाली पेनल्टी का क्या मतलब बना? क्या या तो 73 में लगा ले, या 122 में लगा ले, या 74 में लगा ले, या 122 में लगा ले, कोई एक जगह लगाएंगे? तो बेसिकली ये 122 का पर्पस क्या है? 122 का पर्पस क्या? ये है बेसिकली लेवाई ऑफ पेनल्टी। यानी कि अगर इसके कंडीशन सेटिस्फाई हो गए तो पेनल्टी लगेगी, चाहे वो 73 में लगे, 74 में लगे, या किसी और सेक्शन में लगे, लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तभी पेनल्टी लग पाएगी, वरना नहीं लग पाएगी। जिस तरह से जीएसटी में जो जीएसटी का लेवाई का सेक्शन है टैक्स का, वो सेक्शन 9 में है, उसी तरह से पेनल्टी का लेवाई का सेक्शन 122 है। सही बात। अब 122 में पेनल्टी वो कब लगा सकता है, उसे कंडीशंस लिखे होने चाहिए। वो कंडीशंस उन्होंने पहला सबसेक्शन 1 में लिखा, और जहां पर 21 ऑफेंसेस के बारे में बात कर रहा है, वो 21 ऑफेंसेस है जहां वो पेनल्टी लगा सकता है। तो क्या क्या लिखेगा, देखिए आप समझिए। एक सप्लायर है, दूसरा रिसिपिएंट है, ट्रांसपोर्टर है, वेयरहाउस कीपर है, फिर कंसल्टेंट्स हैं जो अकाउंटेंट्स, लॉयर्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकते हैं। अब कोई ऑफेंस हुआ, मान लीजिए he has issued an invoice without supplying actual goods or services, तो issue of invoice in goods or service नहीं सप्लाई किया, तो बेसिकली दिस इज ए बोगस इनवॉइस। अब मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले वो सेक्शन 122 में जब ऑफेंस लिख रहा होगा तो वो ऑफेंस का नेचर को वो बताएगा। सही बात है या नहीं है? और वो ऑफेंस का नेचर क्या है? इश्यू ऑफ इनवॉइस विदाउट गुड्स और सर्विसेज। फिर ये भी बताएगा वो किसके ऊपर ये पेनल्टी लगाएगा, सप्लायर के ऊपर लगाएगा, कंसल्टेंट के ऊपर लगाएगा, ट्रांसपोर्टर वेयरहाउस के ऊपर लगाएगा, या रिसिपिएंट के ऊपर लगाएगा, या सब पे लगा सकता है। तो ऑन whom पेनल्टी शैल बी लेवाइड वो भी डिफाइन करेगा। फिर रिसिपिएंट पे लगाएगा या नहीं लगाएगा वो भी बताएगा, क्योंकि ये रिसिपिएंट इस इनवॉइस के बेसिस पे क्रेडिट क्लेम कर रहा होगा। सही बात है या नहीं है? तो 122 में ऑफेंसेस डिफाइंड है, 21 ऑफेंसेस। अब पूरे जीएसटी में कई तरह के ऑफेंस हो सकते थे, लेकिन यहां पर इन्होंने 21 ऑफेंस लिखे। अगर ये 21 ऑफेंस में नहीं आता है तो वो पेनल्टी लेवाई कर ही नहीं सकता, ना 73 में कर पाएगा, ना 74 में कर पाएगा, कहीं नहीं कर पाएगा। करेक्ट है? तो इन्होंने क्या किया, एक रेसिडुअरी पेनल्टी का प्रोविजन बना दिया, जो सेक्शन 125 है। बोला जो 1 में नहीं फॉल करता, 1 में 2 या 3 में फॉल नहीं करता, हम उसको 125 में पेनल्टी लगा देंगे। यानी कि ओवरऑल जितने भी तरह के कंट्रावेंशंस हैं या नॉन कंप्लायंसेस हैं जीएसटी के, उस पर पेनल्टी लगेगा ईदर अंडर सेक्शन 122 या 124, दो में से कोई एक। करेक्ट है?
73 74 जब हमने किया था तो उन्होंने कहा था हम शोकोज नोटिस भेजेंगे, DRC 01 ये सब फॉर्म बताए थे। ये अगर किसी के ऊपर सिर्फ पेनल्टी लग रहा है तो उन्होंने कोई फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड नहीं किया हुआ है, और वो प्रोसीजर फॉर लेवाई ऑफ पेनल्टी वो 126 में लिखा हुआ है। प्रोसीजर टू लेवाई पेनल्टी इज गिवन अंडर सेक्शन 126। ठीक है, गवर्नमेंट चाहे देन इट कैन वेव द पेनल्टी और लेट फीस, ये सिर्फ गवर्नमेंट के पास पावर है। लेट फीस तो गवर्नमेंट ने बहुत वेव कर लिया, पेनल्टी वेव करने का भी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। करेक्ट है। अब आप देखिए, जब हम लोग ये कह रहे हैं, अच्छा एक चीज और दिखलाता हूं, ये वाला, ये पढ़िए क्या लिखा हुआ है। ये भी ऑफेंस लिखा हुआ है। बेसिकली ऑफेंस क्या लिखा हुआ? टैक्स नॉट पेड, शॉर्ट पेड, एरोनियस रिफंड, ITC रॉन्गली अवेल्ड। कहां था ये? कहां पढ़ा हमने ये लैंग्वेज? किस सेक्शन में पढ़ा है? ये 73 में है, ये 74 में है। एग्जैक्ट रेप्लिका यहां है। 73 74 में हमने पढ़ा था कि इफ टैक्स इज नॉट पेड, शॉर्ट पेड या एरोनियस रिफंड या टैक्स रॉन्गली अवेल्ड, ITC रॉन्गली अवेल्ड और रॉन्गली यूटिलाइज्ड, देन टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी। तो 73 74 टैक्स और इंटरेस्ट तो मांग लेता है, और इंटरेस्ट सेक्शन 50 में। इन पेनल्टी को जो मांगने का पावर है, जो लेवाई का सेक्शन है, वो 122 है। इसीलिए हमने DRC 01 में हमने जो पढ़ा था कि पेनल्टी शैल बी लेवाइड इन द कंपनी रीड विद सेक्शन 73 एंड 74। तो बेसिकली 73 and 74 is a procedure. If they want to levy penalty under section 73 74, then they have to derive the power from section 122. That's the reason वो यहाँ लिख रहे थे, और यही कारण था हम लोग जब कंपनी में जो हम लोग पढ़ रहे थे तो रीड विद सेक्शन 122 लिखा हुआ था। सही बात। और कंपनी से हम लोग मांग रहे थे क्या? टैक्स। लेकिन जो डायरेक्टर्स थे, द पर्सन हु आर अबेटिंग, एडिंग और अबेटिंग, एक फ्रेज है, एड्स और अबेट, दैट इज ए फ्रेज। जब हमने ये कहा था कंसल्टेंट हो सकता है, डायरेक्टर्स, इंप्लॉइज, जिनके कहने पे, जिनके शह पे, तो इनसे टैक्स तो नहीं मांगेंगे, लेकिन इनसे हमसे पेनल्टी मांगेंगे। तो वहां पर सिर्फ सेक्शन 122 का प्रोसीजर फॉलो होता है। फिर डायरेक्टर और एम्प्लॉय या कंसल्टेंट के ऊपर 73 74 नहीं होगा, सिर्फ 122 होगा। सही बात। इन केस ऑफ पार्टनरशिप तो फर्म, अब देखिए फर्म के केस में हम लोग आगे पढ़ेंगे, पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड सेवरली लायबल फॉर द डीड्स ऑफ द फर्म। तो यहां पर फर्म में वो डिफरेंशिएशन पॉसिबल नहीं है। तो फर्म दे या पार्टनर्स दे, वन एंड द सेम थिंग, पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स है। सही बात। अब 127 पढ़ते हैं, पावर टू इंपोज पेनल्टी इन सर्टेन केसेस। बोलता है इफ एन ऑफेंस, एक्टिंग पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, स्लीपिंग पार्टनर ये प्ली जरूर ले सकता है कि सर आई वाज नॉट अवेयर ऑफ द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, तो वो शायद पेनल्टी से बच सकता है, लेकिन टैक्स लायबिलिटी से तो नहीं बच पाएगा। जैसे सिर्फ डायरेक्टर्स है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, वो पेनल्टी के प्रोविजन से आराम से बच जाते हैं। तो जो पेनल्टी लगती है वो होल टाइम डायरेक्टर पे लगती है, वर्किंग डायरेक्टर्स पे लगती है। सही बात। अब देखिए, अगर वो 73 74 में पेनल्टी लगा रहे हैं तो सेम पर्सन पे वो अलग से 122 नहीं, 122 यानी कि पेनल्टी प्रोसीडिंग इशू नहीं कर सकते हैं, और यानी कि सेम ऑफेंस पे 73 पे भी पेनल्टी लगाते हैं और 122 को भी पेनल्टी लगाते, दैट इज नॉट पॉसिबल। 127 इसको रोकता है।
well, if any offence is not covered under assessment or adjudication proceeding, then only penalty may be levied under section 122 or 125. 122 और 125 में penalty तभी लगेगी अगर आप 73, 74 में या assessment या adjudication proceeding में penalty नहीं लगा रहे हैं तो। अब डायरेक्टर्स के केस में, डायरेक्टर्स के अगेंस्ट हमने 73, 74 इशू नहीं किया था, तो उसके अगेंस्ट सिर्फ हम लोग 122 का पेनल्टी लगाएंगे। सही बात। लेकिन कंपनी में गए, रेड हुआ या कुछ भी हुआ, इंस्पेक्शन हुआ, तो क्या वो उसको अरेस्ट कर सकता है? 73, 74 भी चल रहा, पेनल्टी भी चल रहा और इधर से अरेस्ट, इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? Yes, it is possible because 132 is a separate provision. 132 is a separate provision. हमने यहीं चार्ट में शायद लिखा है, तो क्या लिखा था? हाँ, देखिए 132 is a punishment. Punishment का मतलब imprisonment. और हमने किया भी था कि अगर टैक्स इवेजन एक्सीड्स 2 करोड़ और 5 करोड़, अरेस्ट इज पॉसिबल, बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल। करेक्ट है। 127, अच्छा 62, 63 और 64 में असेसमेंट प्रोसीडिंग्स है, यहां भी टैक्स एंड पेनल्टीज लग सकती है। 73, 74 में एजुडिकेशन प्रोसीडिंग है, यहां भी टैक्स एंड पेनल्टीज लग सकती है। ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो है ही। 129 सिर्फ टैक्स एंड पेनल्टीज का है। ये 129 क्यों लिख रहा हूं? 122 एंड 125 सिर्फ पेनल्टीज का है, टैक्स भी नहीं आएगा। 130 फाइन एंड पेनल्टीज, बेसिकली 129 एंड 30, और 132 इज ए पनिशमेंट। तो ये 129 और 30 ये बेसिकली बड़ा सेपरेट सा प्रोविजन है व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांजिट, 129 स्पेशली। ठीक है। अब मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, यहां पर एक बार पेन नहीं आ रहा नजर? आ रहा है आप नजर? देखिए 129 है क्या? व्हेन द गुड्स आर इन ट्रांजिट, जो सेक्शन 68 के साथ हम लोग पढ़ते हैं, सेक्शन 68 एंड 129। तो 68 कहता है इंटरसेप्शन आप कर सकते हैं, 129 पेनल्टीज लगाता है। करेक्ट है। तो फास्ट पेनल्टी लगाने के लिए स्पेशली 168 और 129 बनाया गया। नहीं तो वैसे पेनल्टी लगाने के लिए इंस्पेक्शन करना पड़ेगा, ऑडिट करना पड़ेगा, या फिर असेसमेंट करना पड़ेगा, तभी पॉसिबल है। इट टेक्स टाइम, 3 इयर्स, 5 इयर्स। लेकिन गुड्स इन ट्रांजिट है, उसको कहीं पहुंचना है, उसको उसी वक्त पेनल्टी लगा के उसको रिलीज भी करना है, तो दैट फास्ट प्रोसीजर वी नीडेड इट, देयरफॉर जीएसटी में ये सेक्शंस बनाया गया 129। सही बात है। इसके बाद अगर मान लीजिए 129 में फाइन पेनल्टीज नहीं देता है तो उसको कॉन्फिस्केट करना है, तो फिर 130 आता है। तो 129 के बाद 130 आता है, या फिर डायरेक्ट 130 भी आ सकता है। दूसरा, गुड्स आपके गोडाउन में पड़े हुए, मुझे उसको कॉन्फिस्केट करना है, तो मैं 138 लगा दूंगा कॉन्फिस्केट करने के लिए। आपके यहां सर्च या रेड हुई, मुझे कॉन्फिस्केट करना है, मैं 130 लगा दूंगा। फिर रिलीज करवाना है तो दीजिए फाइन या पेनल्टीज। सही बात है या नहीं? अब जब हम लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आ रहे हैं तो इट इज लीडिंग टू इम्प्रिजनमेंट, और इफ इट इज लीडिंग टू इम्प्रिजनमेंट देन इट इज एन इंडिपेंडेंट प्रोविजन फ्रॉम पेनल्टीज। और इम्प्रिजनमेंट के यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अलग से चलेंगे। और याद रखिएगा, कोर्ट भेजने का पावर किसके, जेल भेजने का पावर किसके पास है? पेनल्टी लगाने का पावर एजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास है।
असेसमेंट करने का पावर एजुकेटिंग ऑफिसर के पास है ना, या फिर असेसमेंट प्रोसीजर की हमने अथॉरिटी बताई थी। अरेस्ट करने का पावर जो अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो कमिश्नर के पास है। अरेस्ट करने का मतलब ये थोड़ी है कि उसको बेल नहीं मिलेगा, बेल से छूट गया, अब उसको जेल भेजना है तो उसका पावर किसके पास है? मान लीजिए सब कुछ साबित करना, वो कहां साबित करेगा? किस कोर्ट में? लोअर कोर्ट में, ऑलवेज इन लोअर कोर्ट, दैट इज मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। इसका मतलब जेल भेजना किसी अलग से ट्रिब्यूनल नहीं बनाया गया, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स नहीं बनाए गए। जेल भेजने के लिए लोअर कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो लोअर कोर्ट में फिर मुझे प्रोसीडिंग चलानी पड़ेगी। तो 132 इज सेपरेट प्रोसीडिंग, करेक्ट है। तो किसी का असेसमेंट हुआ, उसका अलग से पनिशमेंट भी चल सकता है। एजुडिकेशन हुआ, उसका पनिशमेंट, पेनल्टी, पनिशमेंट, ये दोनों एक साथ हो सकता है। लेकिन असेसमेंट और पेनल्टी दोनों नहीं। ये असेसमेंट, इधर असेसमेंट में भी पेनल्टी लगा रहे हैं और पेनल्टी में भी पेनल्टी लगा रहे हैं। एजुडिकेशन और पेनल्टीज, पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 और 129। 129 क्या बताया मैंने आपको? टैक्स एंड पेनल्टीज नहीं, फाइन एंड पेनल्टीज है बेसिकली। मैंने इसको 130 के साथ कर दिया था। यानी कि अगर गुड्स इन ट्रांजिट है तो या तो 129 में पेनल्टी ले लीजिए या 122 में पेनल्टी ले लीजिए, जनरल पेनल्टी, या फिर 129 में पेनल्टी ले लीजिए। 122 या 130 यानी कॉन्फिस्केशन, या तो ये 130 कॉन्फिस्केशन का है, या तो 122 में पेनल्टी ले लीजिए या कॉन्फिस्केट करके पेनल्टी ले लीजिए। 125 और 130 सेम चीज, और पेनल्टीज अंडर सेक्शन 129 और 130 और बोथ। ये बड़ा ट्रिकी है, इस पे तो गुजरात हाई कोर्ट का भी जजमेंट आया है और इस पे इश्यूज आ रहे हैं। 129 लग गया तो 130 लग सकता है या नहीं लग सकता। यानी कि गुड्स इन ट्रांजिट है, आपने उसको पकड़ लिया, अब उसको पकड़ के पेनल्टी लगाया, फिर 130 या फिर डायरेक्ट 130 कर दिया, मतलब इश्यूज है, मैं करूंगा आपके साथ, या बोथ। सही बात। मुझे एक बात बताइए, आपको स्ट्रक्चर समझ में आया है नहीं आया पूरा? हेलो, चलिए मुझे एक बार फिर से बता दीजिए मुझे, 122 में कितने ऑफेंसेस हैं? 122 में कितने ऑफेंसेस हैं? 21 ऑफेंसेस हैं। फिर ये जो 1A है, ये फाइनेंस एक्ट 2020 द्वारा आया, अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ है। कुछ फाइनेंस एक्ट के कुछ प्रोविजंस को उन्होंने इफेक्टिव किया, अभी अभी नोटिफिकेशन लेके आया जून में, लेकिन ये वाला अभी तक इफेक्टिव नहीं हुआ। 273-74 वाला है, ये क्यों है यहाँ पर? ताकि वो 73-74 में पेनल्टी लगा सके, इसीलिए वो यहाँ पर है, वरना इसका कोई मतलब नहीं है। ये अगर नहीं होता तो 73-74 में पेनल्टी लगा नहीं सकता था। सही बात। ये 5 ऑफेंसेस है, ये 5 ऑफेंसेस है। फिर जनरल पेनल्टी 126 जनरल डिसिप्लिन, ये प्रोसीजर है, याद रखिएगा, यही प्रोसीजर है। यानी कि ये वही है जो 75 में हमने पढ़ा था आपके साथ। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, फिर स्पीकिंग ऑर्डर पास करेगा, एडजॉर्नमेंट करेगा, वो सारी तमाम चीजें यहाँ लिखी हुई है, लेकिन कोई फॉर्म्स नहीं लिखे हुए हैं कि कौन सा शो को नोटिस देगा। वो सेपरेट पेनल्टी प्रोसीडिंग शुरू करना चाहता है, तो करेक्ट है। अब हम लोग किताब में आए। वन 122, अगर आप इसको पढ़ते हैं 122 को, देखिए ये कैसे लिखता है। वेर टैक्सेबल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन मतलब जो रजिस्टर्ड है या द पर्सन हु इज लायबल टू बी रजिस्टर्ड, करेक्ट है। हु सप्लाईज, अब मुझे एक बात बताइए, ये 1 से लेकर 21 तक है, 21 ऑफेंसेस है। ये पेनल्टी किसके ऊपर लगाना चाह रहा है? सप्लायर के ऊपर या रिसिपिएंट के ऊपर?
सप्लायर के ऊपर, who supplies any goods or services or both without issue of any invoice। ठीक है, अभी हम लोग आगे करते हैं। फिर इसको देखिए, where a taxable person who issues any invoice or bill without supply of goods or services, यानी कि बोगस इनवॉइस है। ये पेनल्टी किसके ऊपर लगाना चाह रहा है? अगेन सप्लायर के ऊपर। अब आप देखिए कि इफ ए सप्लायर इश्यूज एनी गुड्स और सर्विसेज, सॉरी इश्यूज इनवॉइस विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, तो वो पेनल्टी सप्लायर के ऊपर लगा देगा, रिसिपिएंट बच जाएगा जिसको वो आईटीसी क्लेम कर रहा है इसके ऊपर, हाँ या ना? लेवाई का सेक्शन है, स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। तो रिसिपिएंट के ऊपर भी रिसिपिएंट जो बोगस इनवॉइस के बेसिस पे वो आईटीसी क्लेम कर रहा है उसके ऊपर भी पेनल्टी लग जाए, उसकी भी लेवाई हो जाए, उसके लिए उन्होंने 1A बनाया जो फाइनेंस एक्ट 2020 से आया। देखिए, एनी पर्सन चाहे रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड, हु रिटेन्स द बेनिफिट ऑफ एनी ट्रांजैक्शन कवर्ड अंडर 1, 2, ये सब कुछ लिखा हुआ है और ये अभी इफेक्टिव नहीं हुआ है। करेक्ट है? अब हम लोग वापस आते हैं। जनरली होता क्या है B2C ट्रांजैक्शन में, B2C मैंने लिखा हुआ है शायद, B2C ट्रांजैक्शन जो रिटेलर्स हैं बेसिकली जो B2C ट्रांजैक्शंस करते हैं वो गुड्स तो बेचते हैं लेकिन इनवॉइस इशू नहीं करते हैं, सही बात है। और मुझे एक बात बताइए, कब इनवॉइस इशू करना जरूरी नहीं है B2C केस में? बिजनेस टू कंज्यूमर के केस में कब इनवॉइस इशू करना जरूरी नहीं है, कंप्लाई करना नहीं जरूरी है। अप टू 199 यानी कि 200 से कम। लेकिन जितने भी रिटेलर्स हैं, राजेश जी ने मोस्टली कहा कि सही है कि मोस्टली रिटेलर्स ये इनवॉइस इशू नहीं करते। ऑफेंस है। अब अगर वो ये इनवॉइस इशू नहीं करते तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी नहीं करते होंगे, ये दूसरा ऑफेंस है। और अगर इनवॉइस इशू नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इनकम टैक्स भी नहीं देते होंगे इसका, जो हमारा एरिया नहीं है लेकिन फिर भी जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आया तो उससे रिलेटेड इनकम भी नहीं आई, यानी कि परचेज भी रिकॉर्डेड नहीं है और सेल भी रिकॉर्डेड नहीं है। सही बात, जो बेसिकली दिस इज ए कैश ट्रांजैक्शन। करेक्ट है? तो दिस इज एन ऑफेंस, दिस इज एन ऑफेंस। और यहां दो ऑफेंस हो सकता है, एक तो इनवॉइस इशू नहीं किया और दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया। मैं आपको और एक बताता हूं, मैं इनवॉइस इशू कर रहा हूं, सॉरी इनवॉइस इशू नहीं कर रहा हूं, इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं, पॉसिबल है या नहीं? तो इनवॉइस नहीं इशू करना ऑफेंस है, या फिर इनवॉइस इशू करता हूं लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करता, ये भी है ऑफेंस। और मैं आपको दिखलाता हूं बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर आपने सही ढंग से नहीं बनाया वो भी ऑफेंस है। फेक अकाउंट्स, falsifies or substitutes financial records, or produce fake accounts or documents, or furnishes any false information or return with an intention to evade payment of tax. ये रहा, fails to keep, maintain or retain books of accounts and other documents in accordance with the provisions of this act or the rules made thereunder. करेक्ट है? मुझे एक बात और बताइए, मैं एक ऑफेंस और बताता हूं, फूड इंडस्ट्री में बहुत है, रेस्टोरेंट में। बेसिकली रेस्टोरेंट वाले क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में आप जब भी खाना खाने जाते हैं तो वो बिल इशू करता है या नहीं करता?
कोई रेस्टोरेंट ऐसा नहीं है जो बिल इशू नहीं करता होगा। सही बात है, ढाबा टाइप को छोड़ के, क्योंकि जो रजिस्टर्ड होगा वो बिल इशू करेगा। फिर वो लोग क्या करते हैं, ये सारा कुछ रात में या कभी भी जब उनको सही समय मिलेगा, वो जितना भी बिल इशू किया है वो सारा का सारा वो डिलीट कर देते हैं अपने सॉफ्टवेयर से। बताइए आप लोग। अब जीएसटी लॉ में लिखा हुआ सॉफ्टवेयर वैसा रखें जब वो डिलीटेड रिकॉर्ड्स का वो लॉग मेंटेन करे, लेकिन वो मशीन रखते हैं, सॉफ्टवेयर भी नहीं रखते, वो मशीन रखते हैं, पंचिंग मशीन आती है, कट 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 चला दिया। तो दे डू नॉट कीप द डिलीटेड रिकॉर्ड आल्सो। तो अगेन दिस इज एन ऑफेंस। सही बात। मोस्टली उनका परचेजेस कैश होता है ना। चलिए, तो ऐसे कई तरह के ऑफेंस हैं। अब इनवॉइस में ही वो क्या कर सकता है, देखिए, इश्यूज इनवॉइस बट द वैल्यू इज अंडरस्टेटेड। मैंने 1 लाख रुपए की चीज 20,000 में बेची थर्ड पार्टी को, वैल्यूएशन रूल एप्लीकेबल नहीं है, और 80,000 मैंने कैश ले लिया, मैंने शो ही नहीं किया। पॉसिबल है या नहीं? अगेन दिस इज एन ऑफेंस। इसलिए यूपी जीएसटी डिपार्टमेंट ने बिल कलेक्शन ऑन व्हाट्सएप बना दिया। क्या है राजेश जी, बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अच्छा, तो देखिए राजेश जी ने क्या कहा, यूपी गवर्नमेंट ने एक व्हाट्सएप बनाया हुआ है, और इनफैक्ट यूपी ने और भी कई गवर्नमेंट ने बनाया हुआ, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया, और कंज्यूमर को ये कह रहे हैं कि जब भी आप कोई सामान खरीदें तो उसको आपको बिल मिला होगा, वो बिल को आप अपलोड कर दीजिए उस व्हाट्सएप में, वहां फॉरवर्ड कर दीजिए, और हम आपको प्राइस भी देंगे। तो एक इंसेंटिव आ गया कि चलो अपलोड करते हैं, और असेसमेंट के टाइम फिर उस बिल को जिसका वो असेसमेंट करेंगे वो मैचिंग कर लेंगे कि वो बिल है या नहीं। अब एज ए रिटेलर मैंने हजारों बिल काटे होंगे, मुझे नहीं पता कौन सा कंज्यूमर अपलोड करेगा नहीं करेगा, तो उस बिल का कम से कम मैं शो तो करूंगा ही करूंगा रिटर्न में। दूसरी बात, जो राजेश जी ने कहा कि रेस्टोरेंट वाले ये सब बिल कभी कभी छोड़ के चले जाते हैं, तो जो बिल छोड़ के चले गए वो शायद बिल को वो फाड़ देंगे या फिर उसका आइटम कम कर देते हैं ताकि सीरियल नंबर ना बिगड़े, क्योंकि 10-12 नंबर, फिर 13 नंबर छोड़ के चला गया, फिर 14, 15, 16, फिर 18 नंबर छोड़ के चला गया, तो 18 नंबर जो बिल छोड़ के चले गए, लेके नहीं गए, उनका वो आइटम कम कर देंगे, प्राइस कम कर देंगे, ये करेंगे। कैश तो ले लिया उन्होंने, तो अच्छा एक है तरीका। तो गवर्नमेंट भी अब सीख गई है टेक्नोलॉजी को यूज करना। ठीक है। फिर इश्यूज इनवॉइस बट रेट ऑफ टैक्स इज रॉन्ग। अच्छा, एक काम ये और करते हैं, ये रिटेलर मान लीजिए सारा परचेजेस करता है, ऑन बिल परचेज करता है, आईटीसी क्लेम किया हुआ है, और इसका आईटीसी पड़ा हुआ मान लीजिए 2 लाख। जब तक वो आउटवर्ड सप्लाई बिल से नहीं करेगा, इनवॉइस काट के नहीं करेगा, इसका आईटीसी यूटिलाइज नहीं होगा। सही बात। और ये B2C कर रहा है, तो कंज्यूमर को तो वो कैश में बेचता है, लेकिन B2B को वो बोगस इनवॉइस इशू कर देता है। यानी कि इनवॉइस तो इशू करता है लेकिन गुड्स और सर्विस इशू नहीं करता, यानी कि बेसिकली वो आईटीसी इसको ट्रांसफर कर देता है। सही बात।
तो ये भी एक तरीका है चोरी का। और आप ये देखिए न्यूज में आपने पढ़ा होगा, इससे रिलेटेड B2C से रिलेटेड कोई भी ऑफेंसेस अभी तक न्यूज में नहीं आया। ये बहुत आया है। Issues invoice but do not supply goods or services. Basically bogus invoice, circular trading, A B को बेचता है, B C को बेचता है, फिर C D को बेचता है, D फर्दर A को बेचता है। इस तरह की कई ट्रेडिंग पकड़ी गई है। तो आप इसका बोगस और सर्कुलर का बोगस तो बड़ा सिंपल है, सर्कुलर ट्रेडिंग क्यों करते हैं ये आप गूगल कर लीजिएगा। अपना सेल बढ़ाने के लिए, लोन ज्यादा लेने के लिए, कई सारे कारण हो सकते हैं, दैट यू कैन गूगल इट। ठीक है। अच्छा, एक चीज तो रह गई, इश्यू इनवॉइस बट रेट ऑफ टैक्स इज रॉन्ग। 18% होना था, मैंने 12% कलेक्ट करके भेज दिया। बताइए, पॉसिबल नॉट पॉसिबल? अच्छा एक बात बताइए, आई एम सप्लाइंग गुड्स विदाउट इश्यू ऑफ इनवॉइस, 73 या 74? डू नॉट इश्यू इनवॉइस बट सप्लाई गुड्स, 73 या 74? 74 साफ पता लग रहा है, इट इज एन इंटेंशन टू इवेट टैक्स। बट इश्यू इनवॉइस, डू नॉट इश्यू इनवॉइस बट सप्लाई गुड्स बट रिकॉर्ड्स इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब मैं कैश सेल कर रहा हूं, इनवॉइस इश्यू नहीं करता हूं, लेकिन मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड जरूर करता हूं, उसका रिटर्न जरूर फाइल करता हूं। अब 74 है, इज देयर एनी? नहीं, 125 में कैसे जाएगा? 125 में जनरल पेनल्टी है जो 122 के ऑफेंस में नहीं लिखा हुआ, 21 के ऑफेंस में नहीं लिखा हुआ, लेकिन ऑफेंस तो है ही ना जिनेश जी। अगर ऑफेंस है, मैं अब सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, 73 में पेनल्टी लगाने की कोशिश करेंगे या 74 की पेनल्टी लगाने की कोशिश करेंगे? 73, because my intention is not to evade tax. अब इसको देखिए, issues invoice but value is understated, 73 या 74? 74। इसका बताइए, इश्यू इनवॉइस बट रेट ऑफ टैक्स इज रॉन्ग, 18% की जगह 12% चार्ज कर दिया। यस, सप्रेशन है वो, इश्यू इनवॉइस बट वैल्यू इज अंडरस्टैंड, सप्रेशन ऑफ टर्नओवर। इश्यू इनवॉइस बट रेट ऑफ टैक्स इज रॉन्ग। अब देखिए, ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे, आई एम इन ए जेन्युइन बिलीव दैट रेट ऑफ टैक्स इज 12%। मैंने जिससे खरीदा वो 12% में मैंने खरीदा, मैं 12% में आगे बेच रहा हूं, मैं ट्रेडर। यस, डिपेंड्स ऑन द होल इंडस्ट्री क्या फॉलो करती है। तो इसके लिए वी हैव टू गो टू द फैक्ट्स एंड एनालाइज वेदर 73 और 74। सही बात। लेकिन आई एम इशूइंग इनवॉइस बट नो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये तो 74 हर हालत में ही है। तो ये पढ़ लेते हैं एक बार, सप्लाई एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विदाउट इश्यू ऑफ एनी इनवॉइस और इश्यूज एन इनकरेक्ट और फॉल्स इनवॉइस विद रिगार्ड टू सच सप्लाई। इनकरेक्ट मैंने वैल्यू बता दिया, फॉल्स इनवॉइस वैल्यू बता दिया, रेट ऑफ टैक्स गलत है, तो वो सब यहां जाएगा। HSN गलत है, रॉन्ग HSN, क्या ये ऑफेंस है?
सर रूल 46 कहता है कंटेंट ऑफ इनवॉइस में कि आपको HSN कम से कम 2 डिजिट का तो डालना चाहिए, नहीं डालता है तो भाई, और अगर आपका टर्नओवर 2 डिजिट से ज्यादा नहीं है, सॉरी 5 कितना 1.5 करोड़ है या 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो आपको HSN की जरूरत नहीं है, बट डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स की जरूरत है, आप नहीं डालते हैं, ऑफेंस है। तो इनकरेक्ट फॉल्स इनवॉइस, बेसिकली ये रूल 46 के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, दैट इट इज इनकरेक्ट ऑफ फॉल्स इनवॉइस। सही बात। फिर issues any invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of the provisions of this act or rules made thereunder, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। अब collects any amount as tax, याद है हमने 76 किया था आपके साथ, 76 ही था ना, रिप्रेजेंटिंग एज टैक्स करके हमने किया था। अगेन लिवाई तो है ही, तो अगर ये है तो वो पेनल्टी कहां लगाएगा, 76 में लगा देगा। कलेक्ट्स एनी अमाउंट एज टैक्स बट फेल्स टू पे द सेम टू द गवर्नमेंट बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच सच पेमेंट बिकम्स ड्यू। अब देखिए अगर अनरजिस्टर्ड है और ही हैज कलेक्टेड एनी अमाउंट रिप्रेजेंटिंग एज टैक्स तो 76 में तो जाएगा ही जाएगा। सही बात। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन में 3 महीने ये सब नहीं चेक करेंगे, तुरंत पकड़ेंगे उसको। लेकिन रजिस्टर्ड है एंड यू हैव कलेक्टेड एनी अमाउंट एज टैक्स, देन यू आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द टैक्स। वो तो आप कह नहीं सकते हम टैक्स नहीं कलेक्ट करेंगे, बिकॉज यू आर रजिस्टर्ड। और कलेक्शन के बाद आपने 3 महीने तक उसको जमा नहीं करवाया, यानी कि रिटर्न में शो नहीं किया उस इनवॉइस की डिटेल, तो यू आर फाइलिंग द रिटर्न, you are issuing the invoice, you are issuing the invoice by supplying goods or services, but that invoice details are not furnished in the return as per time of supply। तो टाइम ऑफ सप्लाई मार्च आपने अप्रैल में वो इनवॉइस नहीं शो किया, मई में शो नहीं किया, जून में शो नहीं किया, तो जुलाई से उस इनवॉइस से रिलेटेड देयर इज ए कंट्रावेंशन और पेनल्टी लगेगी। ठीक है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, 73 या 74? अच्छा एक बात बताइए, मेरे पास फंड नहीं है, मैं नहीं दे पा रहा हूं, जितना हो पा रहा मैं दे रहा हूं, क्या करूं? 74 लगा देंगे। रिकॉर्ड इनवॉइस इश्यू कर रहा हूं, गुड सप्लाई कर रहा हूं, टाइमली रिटर्न फाइल कर रहा हूं, बट आई डोंट हैव सफिशिएंट फंड। तो अगेन डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। ये सब मैं जो रीजनिंग बता रहा हूं ये सब यूज होगा जब आप मान लीजिए आपके पास असेसमेंट का नोटिस आता है, 74 का नोटिस आता है, तो आपको क्या लिखना है तो क्लाइंट के साथ समझ के फिर आपको बनाना पड़ेगा। कोविड-19 में हॉस्पिटलाइज हो गया, हाँ अगर आपने रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो वो तो रिटर्न की डेट ही एक्सटेंड हो गई है कोविड के कारण। लेकिन हम ये कर रहे हैं हजारों इनवॉइस में से कोई एक इनवॉइस आपने नहीं अपलोड किया, उस केस में देखिए कैन बी शोन इन AR विथ पेनल्टी। राजू जी हमने डिस्कस किया था कि एनुअल रिटर्न से पहले क्या 73 74 हो सकता है? हमने कहा था हो सकता है राजेश जी, हमने कहा था हो सकता है, लेकिन कुछ पीरियड्स के लिए, कुछ मंथ्स के लिए हो सकता है। सही बात। अब आइए, fails to deposit tax on exempted supply with government after collection, collects any tax in contravention of the provisions of this act but fails to pay the same to the government beyond a period of 3 months from the date
period of 3 months from the date on which such payment becomes due. अब यहां पर देखिए टैक्सेबल सप्लाई था, यहां पर आपने एग्जेम्प्ट सप्लाई पे टैक्स कलेक्ट कर लिया तो भी जमा करवाना पड़ेगा। सही बात। फिर ये नॉन डिडक्शन ऑफ टैक्स और नॉन कलेक्शन ऑफ टैक्स, करेक्ट है। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बैटरी ऑफ होने वाली है 2-3 मिनट में, तो कल मिलते हैं आपसे। ठीक है, सो थैंक यू, कल सुबह मिलेंगे। और मैं इनवर्ट सप्लाई आईटीसी का मैं आपको बता दूंगा टाइम 3 बजे मोस्ट प्रोबेबली।